भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। दुर्गा सप्तशती आदि ग्रंथ है और हिंदुओं के सर्वश्रेष्ठ और जो बड़े आदर के साथ दिए जाने वाले ग्रंथ हैं उनमें से वो एक है और उसी में चंडी पाठ है। मैं ये क्यों कह रहा हूं आज, क्योंकि उसकी भूमिका दरअसल कुछ ये है कि बंगाल की तरफ आज बहस है और सारी बहस लगभग उसी तरफ मुड़ चुकी है। नंदीग्राम से उन्होंने आज ममता बनर्जी ने नामांकन किया और उसमें कल उन्होंने जब एक जनसभा करी थी तो उसमें चंडी पाठ किया था। दरअसल चंडी पाठ उसका एक अहम हिस्सा है दुर्गा सप्तशती में। और महिषासुर जो राक्षस था और उस पर देवी दुर्गा ने जब जीत की उसकी वो व्याख्या है। तो ममता बनर्जी जैसे दृश्य भी दिख रहा है कि मंदिर मंदिर जा रही हैं। मंदिर में आज तो उन्होंने बाकायदा पैदल मार्च किया और वो वहां पहुंची, लेकिन बीजेपी ने तुरंत वार किया। शुभेंदु अधिकारी जो वहीं से चुनाव लड़ रहे हैं उन्होंने कहा कि ममता ने गलत चंडी पाठ किया। अब बंगाल की राजनीति में जो होना था वही हुआ और अब इस वक्त यह है कि गलत सही का फैसला तो आखिर कोई क्या करेगा, लेकिन सच तो यह है कि धार्मिक रंग जो है पूरी तरह से चढ़ चुका है। आस्था का नहीं, मैंने कहा धार्मिक रंग कहा है। आइए देखते हैं। ओं जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री साहा सदा नमस्तुते मधुकैटव विद्राभ्य विधात्री बड़दे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी महिषासुर निर्नाश विधात्री बड़दे नमो रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी बंदिताग्नि जुगे देवी सर्व सौभाग्यदायिनी रूपं देहि जयं देहि जशो देहि दिशो जयी। अब इस पर है कि बीजेपी कह रही है कि ये गलत पाठ है। दरअसल बहस इस पर नहीं है कि गलत है या सही। दरअसल बहस इस पर है कि बंगाल की राजनीति में हो क्या रहा है और क्यों ये बात बार बार कही जा रही है। बात दरअसल ये भी कही गई 70-30 का खेला चल रहा है ना, तो कहा गया 70-30 का भी खेला है। अब ये 70 और 30 का खेला क्या है, इतने समझदार आप हैं कि बहस बंगाल में जब 70 और 30 की हो तो आपको समझ में आ जाती है बात कि आखिर है क्या। संजय शर्मा जी आज तृणमूल कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मेहमान के तौर पर जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच संजय जी। नलिन कोहली जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। थैंक यू सो मच बीजेपी का पक्ष रखने के लिए संजय जी। नलिन जी कौस्तुभ बागची कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे। थैंक यू सो मच। राज लहरी साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ रहेंगे। मनोजीत मंडल साहब राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रहेंगे। थैंक यू सो मच। और ममता काले हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रहेंगी। थैंक यू सो मच। दादा मनोजीत दा बहुत थोड़ी देर के लिए हैं, मैं उनके पास सबसे पहले मुखातिब हो जाता हूं। दादा शुभेंदु जी ने तो कह दिया ये गलत पाठ कर रहे हैं आप, और सबसे पहले तो मैं एक बात और याद दिलाता हूं कि मुझे याद आ रहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि जब वो रैली कर रहे थे शाह जी ने कि वक्त ऐसा आएगा कि जब इस पूरे चुनाव के दरमियान ममता जी जय श्री राम भी बोलने लगेंगी। तो शक्ति पाठ तो हो गया है, तो अब थोड़ी देर में राम का भी नाम आ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। अब दरअसल राजनीति किस धार पे है इसको आपको बताना है जी। देखिए हम सबको पता है बीजेपी किस तरह का पॉलिटिक्स करती है। उनका जो हिंदुत्व का नैरेटिव है ये बिल्कुल फेक नैरेटिव है। आपको मैं 2 एग्जांपल आपको दूंगा जिसमें ये पूरा साफ हो जाएगी। विवेकानंद जी के बात करते हैं, जो असली नरेंद्र है। नरेंद्र साहब 1893 में जब शिकागो में वर्ल्ड कांग्रेस में गए तो उन्होंने क्या कहा था? आई एम कोटिंग फ्रॉम हिम, आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन which has sheltered persecuted people from all religions coming from all the countries. Again, आप इस समझ सकते हैं कि बोला कि हर जगह से जो भी कई धर्म के लोग परसिक्यूटेड होके हमारे देश पे आएंगे तो हम उनको शेल्टर देते हैं, इसलिए मैं गर्वबोध करता हूं। अब देखिए सीए क्या कर दिया। सीए बिल्कुल जाता है डायगोनली ऑपोजिट टू व्हाट विवेकानंद कहते हैं। और ठीक है, दूसरा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करते हैं। मोदी साहब इज एन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, वेरी ऑनरेबल मैन, बहुत अच्छे गीतांजलि के बात करते हैं, कभी कभी तो यहाँ से वोट भी करते हैं। गीतांजलि वेस्टर्न कंट्री में क्यों पॉपुलर हुए थे, क्यों उनके लिए नोबेल प्राइज उनको मिला, आपको पता है? अगेन इट टॉक्स अबाउट इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया। एक देश के इस तरह का देश का कल्पना करते हैं जो एक स्पिरिचुअल आइडिया होते हैं, और जो स्पिरिचुअल अभी वेस्टर्न
कंट्री में नहीं थे, सिर्फ वर्ल्ड वॉर की पहले मनोजीत दा, ये लोग नहीं मनोजीत दा, मानते। यहाँ तो बीजेपी, मनोजीत दा, यहाँ तो बीजेपी कह रही है ना, बीजेपी कह रही है कि आप जिसका पाठ कर रहे हैं वो गलत पाठ कर रहे हैं, चंडी पाठ जो कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलत मुसलमान और कोई ज्यादा है, इसीलिए एक असली है। और हमारे लिए हिंदुत्व से कोई धार्मिक कोई आधार नहीं है, ये है सिंबल ऑफ डेवलपमेंट, सिंबल ऑफ गवर्नेंस, जो ममता जी ने सालों से 10 साल करीब करीब होते जा रहे हैं, 10 सालों से ममता जी यही डेवलपमेंट की बात करते। उनके लिए धर्म क्या है? जय श्री राम एक धार्मिक नारा है, जय श्री राम एक वार्ता है। लोग कोई जाए तो उनको टीज करे, कोई सरकारी प्रोग्राम में जाए ममता जी उनको टीज करे, यही जय श्री राम। हम अगर जय श्री राम बोले तो आपको ग्रीटिंग करने के लिए बोलेंगे। राम हमारे लिए बड़े भाई जैसे है, राम सिर्फ देवता नहीं है, बड़े भाई। हमारे घर के सबसे ज्यादा जो बड़े इंसान होते हैं ना, भाई होते हैं ना, उनका राम हमेशा राम, उनका नाम राम होते हैं, लक्ष्मण होते हैं छोटे भाई का नाम। राम हमारे दिल में है, राम को हम को मंदिर में लेना नहीं पड़ते हैं, हम दुर्गा की पूजा करते हैं। राम जिसके भक्त है, राम हमारे लिए एक राजा है जो गवर्नेंस सिंबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो बीजेपी कभी विश्वास नहीं करती है, सिर्फ बोलते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। सबका साथ, सबका विश्वास। आप मेरे को बताइए, होता है या अभी तक वहां पे लोग फॉर्मल एजुकेशन कर रहे हैं, एक भी न्यूज नहीं है, एक बात भी मोदी साहब ने किए। किस तरह का सबका विश्वास, सबका साथ? अब मेरे को नलिन कोहली साहब जी, बिल्कुल मैं आ गया। नलिन कोहली साहब मौजूद हैं। नलिन जी, हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते हैं, आप डिवीजन वाली करते हैं। राम हमारे लिए बड़े भाई की तरह हैं, आदर्श हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन आप जो है डिवीजन वाली बात करते हैं। कभी कभी हमारे, लेकिन नलिन जी एक बात बताइए, नलिन जी एक बात बताइए, आपने कहा था ना, आपकी पार्टी ने कहा था एक वक्त आएगा जल्दी आ जाएगा, और इतनी जल्दी आ जाएगा नहीं मालूम था कि आपने कहा था ना कि अभी देखिएगा ममता जी जो है ना दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करेंगी, चंडी पाठ भी करेंगी, और राम जय श्री राम भी बोलेंगी। तो प्रतीक जी पहले इसका जवाब दे देते हैं कि भय में भगवान ही याद आते हैं, और सत्ता की भय तो बहुत बड़ी भय होती है, क्योंकि इसमें हार जाएं ये ऐसा संभव होने वाला है, इससे नींद खराब हो सकती है। तो भगवान के सिवा कोई आस्था कहां पर जाएगी? बचाओ, हे प्रभु बचाओ। अब मैं बड़े गौर से सुन रहा था हमारे टीएमसी के मित्र क्या कह रहे थे। भगवान राम के लिए जो अच्छे उचित शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, बड़े भाई हैं, सब अच्छी बातें कही, ये कहने की बातें हैं। जय श्री राम बोलने वालों को हिरासत में लिया गया था, क्योंकि मुख्यमंत्री का कारवां निकल रहा था। निकालिए टेप और इनको दिखाइए। आप एक वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, आपके चैनल के पास वो टेप होंगे। बिल्कुल हिरासत में लिया गया कि जय श्री राम कैसे बोले। एक कार्यक्रम में जहां पर विक्टोरिया मेमोरियल की बात थी, वहां जय श्री राम के नारा लगे तो मुख्यमंत्री नाराज हो गई। उन्होंने वहां आपत्ति जताई और बोले कि कार्यक्रम की मर्यादा जो है वो भंग हो गई है। अभी तो बड़े भाई की बात हो रही थी जय श्री राम को लेके। ये सारी बातें इस वक्त कहने की जरूरत है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां पर उन्होंने चंडी पाठ कहा, और वो भी पाठ जो है, जो जानकार हैं उन्होंने उस पर स्पष्ट कहा है कि ठीक से नहीं उन्होंने उसे जापा। तो ये दिखाता है कि आज आवश्यकता है कि हमें भय है, भगवान को भी याद करना पड़ेगा, नहीं तो बंगाल वो प्रदेश हो गया है जहां मां माटी मानुष के वादे पे आई हुई सरकार ने मां दुर्गा की विजयदशमी यात्रा पर रोक लगा ली मुहर्रम के लिए। मतलब ये तो अद्भुत बात है कि मां दुर्गा और दुर्गा पूजा बंगाल के साथ किस रूप से जुड़े हुए हैं, किस रूप से जुड़े हैं। एक अद्भुत और एक बड़ा प्यारा, ऐसा है कि विश्व में भी इसको साथ देखा जाता है। उनकी विजयदशमी यात्रा के लिए कोर्ट जाना पड़े, और एक नहीं 2 साल जाना पड़े, और कलकत्ता हाई कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़े कि नहीं यात्रा निकलनी चाहिए। नलिन साहब मैं रोकता नहीं हूं, लेकिन ममता जी कह रही है कि आप, ऑफ कोर्स दादा आप ही को दे रहा हूं, ममता जी कह रही है आप मुझे हिंदू धर्म मत सिखाइए, और 70 और 30 के अनुपात में मत बांटिए जनता को, और हिंदू धर्म आप मुझे मत सिखाइए। मुझे मालूम है, मैं ब्राह्मण हूं, मेरे साथ धर्म का कार्ड मत खेलिए आप।
वो ये कहती हैं। आप हिंदू धर्म, आप उनको व्याख्या बताते हैं तो वो ये उल्टा आपसे सवाल करती हैं। तो अब ऐसा है 70-30 की बात खुद तो कर रही है वो बंटवारे की। सबका साथ सबका विकास में कहीं लिखा है 90-10, 70-30, 60-40, 50-50, 1-99? क्या है? सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ऐसा मूल मंत्र है जो भारत के संविधान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है उसकी सोच एक है। किसी भारतीय के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो। सड़क जो बनेगी हर हिंदुस्तानी के लिए बनती, ये नहीं बनती कि मुसलमानों के लिए बन रही है, हिंदुओं के लिए बन रही है, किसी और धर्म के। बैंक अकाउंट अगर खुलेंगे गरीब महिलाओं के और किसी के, तो खुलेंगे क्योंकि वो गरीब भारतीय हैं। अगर उज्ज्वला में 8 करोड़ गैस कनेक्शन दिए जाएंगे तो इसलिए नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान या कोई और धर्म, क्योंकि वो उनको मिलना चाहिए, उन महिलाओं को, उनका अधिकार है। सरकार उनके अधिकारों के लिए उनकी चिंता करते हुए ये कर रही है। जी मनोज जी, जवाब देना चाह रहे हैं। मैं बाकी मेहमानों का भी स्वागत करता हूं। मैं कहना चाहता हूं जो आपने कहा कि मैं हिंदू धर्म हूं, 1 मिनट, जो उन्होंने कहा है, बस आखिरी बात प्रतीक भाई, वो इतना ही कहना चाहूंगा कि जय श्री राम के ऊपर में मुख्यमंत्री के कारवां में उनको हिरासत में लिया जाए, तो ये कौन सी सोच है? और आप ममता बनर्जी के कई दिखा दीजिए वाक्य और ये सब, जहां दूसरे धर्मों में बड़ी शांति से वो उनका उच्चारण भी कर लेती है, उनको चिंता नहीं है, लेकिन मैं आता हूं आपके पास, अगर कुछ कहे तो हिरासत में ले कौस्तुभ आता हूं मैं। देखिए जी मनोज जी जवाब दीजिए। पहली बात ये है, मुझे लगता है, मैं इस प्रदेश में रहता हूँ, पता नहीं, जय सियाराम कहते हैं, सीता मैया और राम जी को एक साथ बुलाते हैं। इन लोगों को सीता मैया के साथ कितना सारा रिस्पेक्ट है। हम पहली दफा में जो उन्होंने कैंडिडेट डिक्लेयर किया हम देख लिया है। 1 और 2 शायद 2 और 3 महिला कैंडिडेट है और ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं। हम आगे भी देखेंगे 294, अभी तो उनको नहीं मिला, ये अलग बात है। टीएमसी से जो लोग जा रहे हैं, कचरा जो साफ हो रहे हैं, उन लोगों को लेकर भी अभी तक देखिए 10-12 दिन हो गए, अभी तक उन्होंने 294 कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं कर पाए। ममता काले कुछ कहना चाह रही थी, ऑफ कोर्स ममता काले अभी तक नहीं पाए। ये टीएमसी के लोग तो गौरव करके जो खिलवाड़ होते हैं ना, इन लोग खिलवाड़ को लेकर भी उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है, इसीलिए ये लोग धार्मिक आधार पे इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है मैडम, आप बोलेंगे, हम चले जाएंगे, आप बोलते जाएंगे। नहीं दादा जाएंगे नहीं, आप अभी रहेंगे। आप रहिए मनोज जी। दादा आपके यहाँ एक ममता इस पैनल में भी बैठी हुई है, बोलने दीजिए दादा। क्या दादा हर जगह चौलबे ना करते आप लोग तो, कि नहीं होते हैं, आप लोग को चौलबे ना करते हो दादा, तुष्टिकरण को चौलबे ना बोलो। एनीवेज, अभी आपने बात करी भगवान श्री राम की, आपने बोला सिया राम, बिल्कुल सही बोला। ये हमारी संस्कृति। अरे सुनिए, हमारी संस्कृति है। हमारे यहाँ पे नारी तू नारायणी बोला जाता है और उस पर विश्वास किया जाता है, इसलिए भगवान राम का नाम लेने से पहले सीता मैया का नाम लिया जाता है। कृष्ण भगवान के नाम लेने से पहले राधा का नाम लिया जाता है। राधा कृष्ण सिया राम, बड़ी बढ़िया बात बोली आपने, ज्ञान बढ़ा दिया। पर आप मुझे ये बताइए, उस वक्त आप कहाँ थे या ममता दीदी कहाँ थी जब आपके एमपी कल्याण बनर्जी खड़े होकर के भर भर के सीता मैया को गालियां दे रहे थे और सीता मैया का अपमान कर रहे थे? तब आपको याद नहीं आया था सिया राम वाला पाठ, राधा कृष्ण वाला पाठ? उत्तर दे सकता हूं आपका। संजय जी देंगे, संजय विल रिस्पॉन्ड, संजय शर्मा विल रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं दादा, आ रहा हूं। जब ममता दीदी ने बोला कि रावण रथ में सीता मैया का हरण करने आए थे, तब याद नहीं आया था दादा? ये तुष्टिकरण की जो आप लोग राजनीति कर रहे हो ना, इसको सब समझते हैं। ये 30-70 का जो अनुपात है ना, कि 30 तो हमारा है और 70 के लिए आमी ब्राह्मण खेला होवे से आमी ब्राह्मण हो गया है। तो ये जो चल रहा है वहां पर, जो खेला। संजय शर्मा प्लीज रिस्पॉन्ड। संजय शर्मा जी मुस्कुरा रहे हैं। संजय शर्मा या प्लीज। हाँ जी। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इनकी समस्या क्या है। समस्या ये है कि आपने जो बिसाते आपने दरअसल वही काम शुरू कर दिया जो बीजेपी कह रही थी आप वही करेंगे और आप वही करने लगे। यही है समस्या। नहीं, हमने तो बहुत सोच समझ के काम किया है। जब बंगाल में दीदी कह रही है कि आओ हमसे हिंदू धर्म के बारे में शास्त्रार्थ करो, तो जाइए ना मोदी जी को सामने करिए ना, शास्त्रार्थ करिए ना। देवी के मंत्र कुछ मोदी जी जपे, कुछ दीदी जपे और दुनिया देखे, शास्त्रार्थ हो जाए। और नारी की इज्जत की बात ये लोग कैसे करते हैं? अभी कर्नाटक के मंत्री की सीढ़ी भूल गए क्या ये लोग?
ये लोग है कहां? और दीदी कोई भी काम करती है, और दीदी कोई भी काम करती है, माता जी की वहां पर पिटाई हुई इतनी बेरहमी से, वो अपना जो फीडबैक आप अपडेट कर लीजिए। वो जो पिटाई है वो किसने की, इसकी एक्चुअली जांच आपके पार्टी के लोगों ने की होगी, आपके लोगों ने की होगी। बंगाल में ऐसा नहीं होता, जिस प्रदेश ये यूपी नहीं है मैडम, जो कहते ये हैं यूपी नहीं है। जो कहते हैं मां माटी मानुष, वहां यहाँ एक लड़की की रातों रात टीएमसी के लोगों ने पिटाई कर दी, सौदा कर दिया जाता है, घर वालों को बोले बिना, और आप हमको बताएगी आप बंगाल के लोगों को अब भाजपा सिखाएगी धर्म क्या होता है। बंगाल के लोगों को 500 साल ममता काले लेट हिम स्पीक। बलात्कार हो गए हैं। ममता जी बोल रही थी हमने डिस्टर्ब नहीं किया, लेकिन उनको आदत है डिस्टर्ब करने की। और ये बंगाल की बातें कर दी, यूपी में अभी जो सीरियल बलात्कार हो रहे हैं उसके बारे में कुछ बोलिए। नहीं, संजय शर्मा जी माफी चाहूंगा, मैंने रोका आपको। मैं ममता बोलने दीजिए उनको, टीएमसी के उन्होंने किसी के बीच में नहीं बोला, जी। संजय शर्मा जी, आपने बोलते बोलते बोला कि ये बीजेपी हमको सिखाएगी हिंदू धर्म क्या होता है, ये आपने बोला। क्यों बोला? हाँ जी, ये बोला हमें तो 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु ने सिखा दिया था धर्म क्या होता है। चैतन्य महाप्रभु की जो प्रभात फेरियां निकलती थी और क्या मंत्र होता था, सारी दुनिया ने जानी है। स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका में जब 150 साल से भी ज्यादा पहले जाकर कहा, अपने भाषण में संबोधन में कहा कि माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, उस दिन दुनिया ने जाना कि हिंदू धर्म क्या होता है, सनातन धर्म क्या होता है। ये लोग आज हमको सिखाएंगे, ये लोग आज हिंदू धर्म की बातें करते हैं। हम लोग बंगाल में सर्वधर्म समभाव की दृष्टि है। आप लोगों को हिंदू धर्म याद दिला दिया। बिल्कुल नहीं, नंदीग्राम छोड़िए, पिछले बार भी दीदी ने कहा था, दीदी 3 साल से कह रही है आप लोगों को कि आइए हमसे धर्म के मामले पर बहस करिए। अब फिर ममता जी, अरे ममता जी आप इतनी अधीर क्यों हो रही है, आपको क्या समस्या हो रही है? अब मैं बोल रहा हूँ, आपको बीच में नकली करने की क्या आवश्यकता है? तनख्वाह किसने दी थी, ये बताइए ना देश को। अरे छोड़िए, अरे आप ये किस तरीके से दुर्गा पूजा का टाइम हटा दिया था, ये बताइए ना आप लोग। अरे सच बोलिए ना दादा, सच बोलने का आप अपने रिकॉर्ड, आपके पास जो आंकड़े हैं उनको अपडेट करिए। और मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि दुर्गा पूजा की जो बात है, आपके झारखंड में, यूपी में, बिहार में मुहर्रम की वजह से दुर्गा पूजा को रोका गया, बंगाल में रोका नहीं गया, बंगाल में समय निर्धारित कर दिया गया था। और जो रोकने का काम है वो आप लोगों की सरकार ने किया था। यूपी में और बिहार में और झारखंड में जब आप लोग थे तब आप लोगों ने। संजय जी ममता जी, ऑफ कोर्स संजय जी, ममता का ऑडियो डाउन करेंगे, ममता का ऑडियो। ममता प्लीज जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल संयम के साथ, अभी कौस्तुभ बोले नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता, पर मैं संजय जी एक बहुत शॉर्ट में मैं जानना चाहता हूं, बहुत शॉर्ट में, कि आखिर चंडी पाठ करने का मतलब क्या था, मंतव्य क्या था, आखिर क्यों? संजय शर्मा। हाँ, चंडी पाठ करने का मतलब ये था कि बीजेपी के लोग जो बार बार हिंदू धर्म की दुहाई देते हैं, दीदी ने कहा कि आइए बंगाल की धरती मां दुर्गा की धरती है और आइए आप हिंदू धर्म की बातें करते हैं तो हमसे शास्त्रार्थ करिए। मैं आपको ये नलिन जी तैयार हैं, नलिन जी मैं रोक रहा हूं संजय शर्मा जी, नलिन जी चैलेंज के लिए तैयार हैं, शास्त्रार्थ के लिए। चुनाव ये बड़ा रोचक है, मैंने चुनाव में देखे हैं, बहुत सारे चुनाव, मैंने कितने चुनाव देख डाले होंगे 24-25 साल में, लेकिन ये चुनाव बड़ा रोचक है जिसमें शास्त्रार्थ के लिए चैलेंज थ्रो किया जा रहा है और मुख्यमंत्री थ्रो कर रही हैं कि आइए शास्त्रार्थ करते हैं, और ओपन चैलेंज है। संजय शर्मा जी कह रहे हैं ओपन चैलेंज है। अब नलिन जी, आर यू एक्सेप्टिंग इट, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आ जाइए, बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री आ जाए। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, इस पूरे प्रोग्राम में, इस पूरे अभी पैनल पे अगर मैं देखूं, प्रतीक जी, शर्मा जी, हो सकता है क्योंकि
जन्म से तो कम ब्राह्मण है, तो हो सकता है उनके कुछ शास्त्रार्थ में ज्ञान हो। मैं बिना उच्चारण किए थोड़ा बहुत जो समझ सकता हूँ उस पर जरूर चर्चा कर सकता हूँ, खुशी से कर सकता हूँ। लेकिन मुझे इस बात का जरूर दुख हो रहा है कि आप चैलेंज नहीं सुनिए तो सही, हाँ मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का जरूर दुख हो रहा है कि चुनाव आते समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी वाकई जो है उनको फाइनली जो है हिंदू धर्म की चिंता हो गई। नहीं तो इनके कारनामे जितने रहे पिछले 6 सालों में, 5-6 सालों में, तो खासकर विशेष रूप से वो बिल्कुल उसकी तुष्टीकरण थी। बड़ा दुख होता है, एक अलग रूप से देखा जाता था। मैंने तो उदाहरण दिया, अभी ममता काली जी कई चीजें बता रही थी, मैं सुन रहा था, जो सार्वजनिक है। तो ये चैलेंज क्या कर रहे हैं, आप जनता के सामने जाइए ना और आप देखिए, जो मुझे लगता है कि जनता का मूड बन चुका है। इस सबको देखते हुए ऐसे ढोंगी उच्चारण से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको वाकई चिंता होती पश्चिम बंगाल के लोगों के साथ, तो जो सीए के टाइम पे भाई साहब मैंने आपको सुना, मैंने टोका नहीं। देखिए ऐसा है, क्या बात है, कोई दिक्कत थोड़ी ना संजय जी, आप भी अपनी बात जरूर कहेंगे, हम लोग आपस में करते हैं। हाँ अच्छा रहता है डिबेट, जनता के सामने हम अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें, मैं बिल्कुल नहीं टोकूंगा, मेरी आदत नहीं है, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं। तो मैं इतना ही कह रहा था, जनता के सामने जाइए ना, अपना रिपोर्ट कार्ड हर रूप से रखिए और बताइए ना कि पिछले 6 सालों में क्या किया, क्यों ऐसी बातें हुई। और आज जो अगर चंडी पाठ करना ही था तो उचित रूप से कर लेते, नहीं आता है किसी पंडित को साथ में रख लेते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक तरफ जय श्री राम का उच्चारण हो और लोगों को हिरासत में लिया जाए, दूसरी तरफ कहे नहीं जय श्री राम हमारी बड़ी चिंता है, सिया राम कहिए, जय श्री राम कहिए, कुछ भी कहिए। लेकिन ये दोहरे मापदंड जो है जनता के सामने बड़े आसानी से एक्सपोज हो जाते हैं। जी जी संजय जी बहुत जल्दी रिस्पॉन्ड करिए, फिर उसके बाद मैं एक रिस्पॉन्ड। मैं आपको कहता हूं ये कोई नई बात नहीं है। दीदी ने पहले भी इनको चैलेंज किया हुआ भाजपा नेताओं को, और आज दीदी ने स्टेज से ओपन चैलेंज दिया है। मैं चाहता हूं कि भाजपा का कोई मुख्यमंत्री या स्वयं प्रधानमंत्री जी इस बात को स्वीकार करे और ओपन शास्त्रार्थ बंगाल और देश और दुनिया की जनता के सामने हो जाए कि हिंदू धर्म कौन और कैसा मानता है। कौस्तुभ बागची नहीं, मैं यही जानना चाहिए, मैं यही देख रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ मंडल में आ रहा हूँ, आपको जाना है, मुझे मालूम है। मनोज जी, एक चीज और मैं बताऊंगा, ये भाजपा वाले जब भी बंगाल की ये धार्मिकता की बात करते हैं, ये भूल जाते हैं कि दीदी ने हर साल जो हमारे दुर्गोत्सव का पर्व आता है, जब दुर्गा पूजा होती है, बंगाल के करीब 35,000 क्लबों को 50-50 हजार रुपए करके दीदी ने दिए हैं, और इस लॉकडाउन के टाइम में उनकी संख्या बढ़ाई है। ऐसा एक भी एग्जाम्पल बीजेपी के, इतने स्टेट में बीजेपी की सरकार है, एक भी एग्जाम्पल दुनिया के सामने रख दे और मैं मान लूंगा बीजेपी हिंदुओं की हितैषी है। बीजेपी करती क्या है हिंदुओं के लिए? अब आप बताएंगे इतना बड़ा उत्सव, ये दुर्गोत्सव जो हिंदुओं का इतना बड़ा उत्सव, मैं इसमें जरूर कुछ कहना चाहूंगा। जी ऑफ कोर्स, नलिन साहब जोड़िए हिंदुओं को इतना, नलिन साहब जोड़ दीजिए। ये आज की सबसे अद्भुत डिबेट है। मैं आपसे प्रतीक जी आपको बधाई मैं बिल्कुल, मैं खुद देख रहा हूं। आज तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता ने कई ऐसी बातें की जो अचंभा करने वाली बातें हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म की चिंता कब की। मुझे इसमें हंसी भी आ रही है और मैं अद्भुत है कि मैं इसमें क्या टिप्पणी भी करूं। मतलब इनके कारनामे उसके बिल्कुल विपरीत है और आज ये चिंता कर रहे हैं। जेएमबी करके जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश जो है, जमाते मुजाहिदीन शायद बांग्लादेश है उसका पूरा नाम, उसके कारनामे पश्चिम बंगाल में क्या रहे हैं? मतलब आप बताइए, उनको एक रोक लगाने के लिए कुछ किया नहीं गया। वहां पश्चिम बंगाल में गड़ गए हैं, वो फैल गए हैं, अब देश के अंदर में फैलना चाहते हैं। और आप बात करें कि भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुओं के लिए क्या किया। भारतीय जनता पार्टी हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध किसी धर्म को नहीं डिवाइड करती है, सबके लिए काम करते हैं। दिक्कत यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार जो है एकमात्र एक समुदाय के लिए काम करने में लगी रही, और जब सबको ये करते करते दिखने लग गई, आज वो अपनी बात को घुमाना चाहते हैं। कांग्रेस उनको लग रहा है 70-30 उन्होंने कहा, हमने नहीं कहा। उनको चिंता होगी कि 70 जो है उनसे हट रही है। अगर आप अपने बाकी पैनलिस्ट को शांत रखने की क्षमता रखते हो तो मैं भी कुछ बोलूं। मैं अभी नहीं, कोई चैलेंज नहीं है आपको कोई चैलेंज नहीं दे रहा बंगाल में। क्या बंगाल में कोई चैलेंज है आपके लिए? आप सुन लीजिए, इतना अधूरे क्यों हो रहे? मैं जो कह रहा हूं, मैं तो अभी इतने देर तक बस हैरान था कि कोई धर्म सम्मेलन चल रहा है। हाँ, मुझे भी तो हैरानी हुई दादा, सही कह रहे हैं आप, मुझे भी हैरानी हुई। आप बोलने दो ना, आप टोकते क्यों हो बीच में? आप बोलने दो। इतना देर से इतना चिल्ला मिल्ली हो रहा था,
मतलब उसमें बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था, इसलिए मैं जब बोलूंगा मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा चुपचाप बैठे। मैं ये कह रहा था कि मेरे को ये हैरानी हो रही थी, कोई धर्म सम्मेलन चल रहा है, कौन कितना बड़ा हिंदू है, कौन कितना। आप सुन लीजिए, एक बहुत अच्छा हिंदी गाना है कि आंख मारे लड़की आंख मारे, बहुत अच्छा पार्टी सॉन्ग है, तो उसको चलाने में मतलब पार्टी में चलाया जाए तो ठीक है। कोई बीजेपी नेता का कोई घर में कोई मैयत निकल रहा हो, उस समय अगर कोई आंख मारे लड़की आंख मारे ये गाना चला दे, तब तो अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। ये जय श्री राम और जय सिया राम जो भी हो, ये सब मतलब हमारे जब पूजा करते हैं उस समय हम बोले तो ठीक है, मतलब पॉलिटिक्स के एरिना में ये जय श्री राम ये सब मतलब बोलना कहीं पे भी ठीक लगता नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज समथिंग व्हिच हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, बिकॉज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है दैट इज एब्सोल्युटली सेक्युलर इन नेचर। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्युलर कैरेक्टर है उसको हमको मतलब ठीक रखने के लिए पॉलिटिक्स हैज टू बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन। आखिर में पश्चिम बंगाल में ऐसा है, पश्चिम बंगाल में जैसे मोदी जी पिछली बार भी जब आए थे, पश्चिम बंगाल में मोदी जी एक चीज बोले थे कि चोरों चक्के जो है तृणमूल के वो सब जेल के पीछे होंगे, लेकिन अभी जब वो स्टेज पे भाषण दे रहे हैं वो ये सब चोरों चक्के स्टेज पे बैठे हुए। अभी ऐसा है, ममता बनर्जी को एक डर था पश्चिम बंगाल में कि उनका भाईपो जो है वो जेल ना चले जाए, तृणमूल के बहुत सारे नेता जेल ना चले जाए, तो उसको क्या करना है, उसके लिए ममता बनर्जी को बीजेपी के लिए यहाँ पे फुटहोल्ड बना देना है, तो इसीलिए पोलराइजेशन की राजनीति कर रहे हैं। अभी ऐसा है, मीडिया भी वैसे एक नैरेटिव बना चुकी है कि ऐसा है पश्चिम बंगाल में जो मतलब दोनों ही एग्जिस्टेंट पार्टी है, तीसरा कोई है नहीं। असल में पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो आपके चैनल पे अभी कुछ देर तक चल रहा था ना, इसको देख के बहुत सारे लोग जैसे इरिटेट हो रहे थे, वैसे ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में पश्चिम बंगाल की जनता इरिटेट है, खफा है इन लोगों से, क्योंकि सिर्फ रिलीजियस पोलराइजेशन की बात चल रही है। आप देखिए ये ममता बनर्जी चंडी पाठ कर रही है, दुर्गा की जो श्लोक वो बोल रही है, इसको छोड़ के ये लड़ाई अगर डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव के आंकड़ों से अगर होती कि मैं कितना एम्प्लॉयमेंट दिया, मैं कितना स्कूल कॉलेजेस बनाया, कितना यूनिवर्सिटीज बनाया, बीजेपी अगर उसी आंकड़ों को काउंटर करके बताती कि क्या वो करना चाहते हैं, अगर इसी मुद्दों पे इसी आंकड़ों को लेके अगर उन दोनों में मतलब नोक-झोंक होती रहती तो ये पश्चिम बंगाल की जनता को उसमें इंटरेस्ट रहता। लेकिन अभी सिर्फ यही बन गया। आप कुछ दिन पहले देखिए योगी जी आए थे पश्चिम बंगाल में, उनका जैसे जो स्पीच उन्होंने रखा तकरीबन 99% उसमें राम राम और राम ही रह चुका। और हम यही कहते हैं कोई अगर चीफ मिनिस्टर आता है, कोई स्पीच देने आता है, तो पब्लिक को यह सुनना रहता है कि वो क्या बोलना चाहता है, डेवलपमेंटल बात क्या करना चाहते हैं। सिर्फ राम राम दैट वोंट सॉल्व द प्रॉब्लम। सिर्फ आप पॉलिटिकल बातें ना करके अगर आप सिर्फ रिलीजियस बातें करेंगे, बात तो सही कर रहे हैं बागची साहब, आप बात तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब मुझे तो पसंद आई आपकी बात। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया, मैं कुछ कहूं कि ऑफ कोर्स आप बिल्कुल सर, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, आप बोल लीजिए, मैं बाद में पूछूंगा। जी बीजेपी के प्रवक्ता पहले बोलना, फिर देन संजय, मैं तो बाद में पूछ लूंगा। जी बीजेपी के प्रवक्ता नलिन जी। नहीं सॉरी, मैंने आपको ही रोक दिया, मेरी ऐसी इच्छा नहीं थी प्रतीक। कोई बात नहीं, मैं बाद में ऐसा है, मैं बागची साहब की बातों को बड़े गौर से सुन रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि बागची साहब ने बड़ी बेबाक अपनी बात रखी। लेकिन थोड़ा जनता को यह भी समझा दीजिए कि राहुल गांधी जी 2018 में भोपाल गए थे तो उन्हें शिव भक्त क्यों कहा गया था, जनेऊधारी क्यों उनको कहा गया था। जब वो सोमनाथ गए थे तो वहां लिखे थे मेरा धर्म हिंदू धर्म नहीं है, उस एंट्री की है, फिर बाद में जनेऊधारी हो गए। तो मतलब बागची साहब ये तो अच्छी है आपने चीज की, लेकिन आपके नेता से संबंधित आप ही की पार्टी उन्हें शिव भक्त बुला रहे हैं, तो ये कौन सा ज्ञान हो गया, थोड़ा ये बता दें। या ये कांग्रेस की स्टैंडर्ड दोहरी नीति है कि मतलब कहना कुछ है करना कुछ और है, हवा के झोंके के साथ। लेकिन आज के जमाने में गूगल पे सब कुछ मिल जाता है, आप भी गूगल कर दीजिए। मुझे याद आया, सिर्फ मैंने डेट चेक किया कि 2018 था या 18 था भाई साहब। 18। हाँ, वो तो राहुल जी भी खुद बोल चुके हैं। कुछ दिन पहले आप देखोगे प्रियंका गांधी भी काशी विश्वनाथ मंदिर गए थे। लेकिन आप एक चीज देखो, कैटेगरिकली मैं बताता हूँ, आप हमारे पॉलिटिकल जो स्पीचेस रहेगा हमारे नेताओं में, उसमें आपको तकरीबन 99% राम और रहीम ये सब नहीं मिलेगा। अब मैं आपको चैलेंज करता हूँ ओपन, आप पश्चिम बंगाल की इतनी रैलीज हो रही, इतनी सब कुछ हो रही है, अधीर रंजन चौधरी जी भी हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर है और कांग्रेस पार्टी के हमारे पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष है, वो भी बहुत सारे रैलीज एड्रेस कर चुके हैं। मैं चैलेंज करता हूं ऑन एयर, आप एक भी ऐसे वीडियो दिखाइए जहां पे सिर्फ राम और रहीम की बातें हो रही हो अधीर रंजन जी चौधरी जी की तरफ से। आप वैसे तृणमूल की रैलीज देख लीजिए, आप बीजेपी की रैलीज देख लीजिए। नलिन जी जवाब दीजिए, आप तो चैलेंजेस है, करके चैलेंजेस है, एक्सेप्ट करिए चैलेंज। नलिन कोहली, दादा आ रहा हूं, संजय आ रहा हूं।
नलिन जी एक्सेप्ट करिए चैलेंज। के सिर्फ इतना कहना है, आप सही कह रहे हैं बागची जी आपके भाषण में। नहीं मैं कह रहा हूं, एक मिनट आपकी बात से सहमत हूं, सुन लीजिए। अरे बागची साहब सुन लीजिए भाई साहब, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि आपके भाषणों में राम तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप ही की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था कि राम काल्पनिक है। तो आप सही कह रहे हैं, आप कैसे भगवान राम का नाम लेंगे जब आप उनको काल्पनिक मानते हैं और आपने हलफनामा एफिडेविट में ये सुप्रीम कोर्ट को कह दिया। तो आप सही कह रहे हैं, आपकी पार्टी की सोच यही है। पर दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं, इसको कहने के बाद आप फिर जनेऊधारी आपका नेता बन जाता है और शिव भक्त बन जाता है। बहरहाल मुझे मालूम है, मैं आ रहा हूं बागची साहब। मैं इसके हेलो हाँ दादा जल्दी से जवाब दीजिए। हाँ, आपका जो सवाल है, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसके बाद हमने उनको डिसीजन का स्वागत किया है, उसको लेके अगर आप चर्चा करेंगे तो वो ठीक नहीं रहेगा। एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, चर्चा हो सकती है। वैसे मैं जो कहता हूँ ना, चर्चा हो सकती है, मैं कहता हूँ चर्चा हो सकती है। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट आता है उसके जो नीचे ना हर एक जजेस का नाम लिखा रहता है। ये वैसा एक जजमेंट है, पहली दफा ये आया है, उस जजमेंट के नीचे कोई जजेस का नाम नहीं है। ये एक बहुत गौर करने वाली बात है। चर्चा हो सकती है, मैं इसमें नहीं जाता, मैं भी पेशे से एक वकील हूं, तो मैं इसमें चर्चा में नहीं जाता हूं, क्योंकि अरे बाप रे, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे प्रश्न उठा रहे हैं भाई साहब। मैं प्रश्न नहीं उठा रहा, कहना क्या चाहते हैं? अरे मतलब इसमें नहीं, आप क्या आरोप लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वो भी लाइव टीवी के ऊपर में बैठ के आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर में इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं आप कि क्यों नहीं उनका नाम था। आप चाहते हैं आप याचिका डालिए ना, अगर आप में इतना साहस है। अरे आपने साहस है तो याचिका डालिए ना, बेबाक अपनी बात रखिए। प्रतीक जी सुन लीजिए, नहीं मैं तो आपको कह रहा हूं, क्यों कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप घसीट रहे हैं अपनी राजनीति में? क्या ये उचित है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आप राजनीति में घुसेटेंगे? किस लिए? अपनी राजनीति करिए, क्यों घबरा रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को राजनीति में क्यों ला रहे हैं आप? और आप में अगर इतना साहस है तो आप फाइल करिए ना एक पिटीशन और कहिए कि हम जानना चाहते हैं किसने लिखा था। आप अरे साहस है तो दिखाइए। सुन लीजिए, हैरान होने वाली बात कौस्तुभ जी मैं तो धैर्य से सुन ही रहा हूं आज, क्योंकि एक तरफ चैलेंज है शास्त्रार्थ का, एक तरफ चैलेंज है कि आप कौन अच्छा हिंदू है ये बताया जा रहा है, व्याख्याएं की जा रही। मैं तो सुनने के लिए बैठा हूं, सारे लोग सुनने के लिए बैठे हैं कौस्तुभ, मैं तो चुपचाप बैठा था। मैं आता हूं संजय जी, मैं आता हूं, वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मैं फिर हाजिर होता हूं। भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करेंगे। दरअसल बहस आज हो रही थी चंडी पाठ को लेकर, जिसको कि नामांकन से यानी कल जो रैली में ममता बनर्जी ने बोला था, जिसके ऊपर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने सवाल उठाया कि वो गलत उच्चारण था और वो गलत पाठ था। बहरहाल बात दरअसल सिर्फ चंडी पाठ की नहीं थी, उससे आगे की बात थी। जिस डायमेंशन में चुनाव हो रहा है उसको लेकर सवाल थे। आज हमारे पैनल में 4 लोग हैं, बाकी 2 लोग जो थे आज, एक राजारी साहब का इनका नाम लिया, उनका अस्वस्थ होने की वजह से नहीं, और मनोजीत मंडल जी को जाना था इसलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ कहना चाह रहे थे, मैंने रोक दिया था, उनसे कहा था मैं ब्रेक के बाद आता हूं। ऑफ कोर्स कौस्तुभ। प्रतीक जी पहले तो मैं आपको एंकर की तौर पे जानता हूं, आप पैनलिस्ट वाली मतलब हरकतें मत किया कीजिए। मैं जो कह रहा हूं ना कि आपने मेरे बात को, अपनी बात मेरे जुबान से मत बोला कीजिए। मैं बोला कि सुप्रीम का जो वर्डिक्ट है हम लोग उसका स्वागत करते हैं, लेकिन मैंने ये भी कहा उसकी आलोचना हो भी सकती है, आप उसको ऐसे मत कंस्ट्रक्ट कुछ बोला। मैं जो कह रहा था ना, ये राम को लेके आप जो सब आरोप, कौस्तुभ बागची, इतना थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप जैसे एंकर हो, आप थोड़ा धैर्य रखिए, सुनने की भी धैर्य रखिए। आपने जो मतलब क्वेश्चंस मेरे ऊपर रेज किया था कि राम को लेके कांग्रेस है, देखिए हम जो मानते हैं, हम जो बोलते हैं। कौस्तुभ बागची नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज लिसन मी नाउ, प्लीज लिसन मी। अगर आपके पास टेलीविजन सेट नहीं है वहां पे, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अपनी पार्टी से कहिए कि वो अरेंज करेगी आपके सामने एक टेलीविजन सेट, और जिसमें आप देख के भी बोल सकते हैं। कौन बोल रहा था, कौन आपके ऊपर सवाल उठा रहा था, या तो आप रिवाइंड करके प्रोग्राम देख लीजिएगा अगर आपके पास हो तो उसका प्रयत्न करिएगा, और अगर आप नहीं कर पाएंगे तो अपना मोबाइल नंबर मेरे पास है आपका, मैं आपको भेज दूंगा। कौन बोल रहा था ये मैं जानता हूं कि मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मुझे लोग जानते हैं, मैं बहुत अच्छी तरह से डिबेट करता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, और जब बोलता हूं तो माफी मांगता हूं उससे कि मैं बीच में बोल रहा हूं। मैं नहीं बोल रहा था,
बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे और बार बार आप प्रतीक प्रतीक चिल्ला रहे थे। मैं तो बड़े ध्यान से आपको सुन रहा था। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में नीचे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का नाम नहीं था, इस पे उन्होंने सवाल उठाया। मैंने तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा ये बात दादा, मैंने नहीं कहा। ठीक है, आई स्टैंड करेक्टेड एंड आई थॉट इट वाज द एंकर हु वाज सेइंग, सॉरी फॉर दैट। तो अगर कोई बोल रहा है तो ये बात तोड़ने मरोड़ने वाली बात नहीं। व्हाट आई स्टैंड, आई से फर्मली, आई स्टिक टू दैट पॉइंट फर्मली। और आप जो मेरे ऊपर जो प्रश्न किए थे, हमारे पार्टी की तरफ से जो स्टैंड जो है, देखिए हम ये मानते हैं पॉलिटिक्स शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम रिलीजन, दैट इज व्हाट वी बिलीव। ये हम बहुत अच्छी तरह से मानते हैं। जैसे मैं भी वो ओपन चैलेंज किया था ना, जो बीजेपी के जो प्रवक्ता है, एक भी वीडियो दिखा दे जहां पे ये लोग जैसे रिलीजियस वाली पोलराइजेशन की बातें करते हैं। मैं आपको एक दूसरे एंगल में लेके जाता हूँ। जैसे अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी की हाल फिलहाल में बहुत सारी नेताएं आते हैं। मोदी जी की भी एक रैली हुई थी कुछ दिन पहले। मोदी जी पश्चिम बंगाल में हमारे पश्चिम बंगाल के रिच कल्चरल हेरिटेज वगैरह ये सब कुछ बहुत कुछ बताया। लेकिन देखिए ऐसा है कि हाल फिलहाल में हमको ये चीज देखना पड़ा कि 2019 में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 18 एमपी चुने गए। लेकिन पश्चिम बंगाल में इतना टैलेंट, इतना कल्चरल हेरिटेज, इतना सब कुछ वो स्टेज पे बोलते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में 2 मिला स्टेट मिनिस्टर, कोई एक कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं मिला। इस नजरिए से वो बंगाल को देखते हैं। अभी यहाँ पे आके वो बंगाल में बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में जो मोदी जी की जो रैली, कौस्तुभ साहब, मुझे टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, मुझे टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि डिबेट का हिस्सा रहता हूं, डिबेट सुनता रहता हूं, बहुत सारी डिबेट अभी बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है आपको, बहुत दुरुस्त होने की। अभी मैं ये मानता हूं कि बहुत सारी चीजें आदमी डिबेट में आते आते सीख जाता है। तो मैं मानता हूं कि अभी भी बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं, और मैं भी रोज सीखता हूं, मैं भी रोज सीखता हूं, मैं भी रोज सीखता हूं। जी नलिन जी जवाब देंगे, उसके बाद संजय दा आता हूं मैं आपके पास। बहुत देर से आप चुप हैं, माफी चाहता हूं। आ रहा हूं दादा। मैं पहले बिल्कुल प्रतीक जी आपके मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि पिछले सेगमेंट में कौस्तुभ जी, प्रतीक जी ने नहीं कहा, मैं लगातार आपसे प्रश्न पूछ रहा था और उन्हीं प्रश्नों को दोहरा रहा हूं ताकि आपको स्पष्ट हो जाए मेरे प्रश्न क्या थे। आपने कहा कि टिप्पणी करना आप कर सकते हैं जजमेंट पे, बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने फिर प्रश्न उठाया कि 5 जजेस का नाम क्यों नहीं आया जब आते हैं। मैं एक अधिवक्ता लॉयर हूं, प्रैक्टिस करता हूं, और मैंने ये बात स्पष्ट पूछा कि आप कहना क्या चाहते हैं कि जजेस का नाम नहीं आया, आप उन पर क्यों प्रश्न उठा रहे हैं। आपको राजनीति करनी है, बीजेपी के सामने आकर राजनीति करिए, जजेस को क्यों घसीट रहे हैं आप। और आप में अगर साहस है तो आप याचिका डालिए। मैंने एक मिनट सुन लीजिए कौस्तुभ जी, 1 मिनट बागची साहब, मैंने सुन लिया आपकी बात, लेकिन आपको एक बात और कह रहा हूं, आप में इतना राजनीतिक साहस है तो इस पे याचिका डालिए। किसने रोका है आपको याचिका डालने से? लेकिन जजेस को मत खींचिए आप राजनीति में, ये कहकर कि नहीं हमारा अधिकार बनता है। वो बेचारे नहीं बोल सकते, वो आपकी तरह मेरी तरह टीवी पे नहीं बैठ सकते, तो आप ऐसे जजेस के नाम के ऊपर मत खींचिए। उनके लिए वैसे ही कठिन होता है, रोज उनके ऊपर टिप्पणियां लोग करते हैं, वो कुछ नहीं कह पाते। आप और हम तो बैठ के आपस में बहस कर लेंगे, तो आपने साहस से तो डालिए याचिका। दायर करते हैं, बिल्कुल, तो करने की बात जाहिर सी बात है। सुप्रीम कोर्ट में आप एक याचिका डालते हैं, वो नॉर्मली लिस्ट में आता है 10-15 दिन के बाद। कोई एक जर्नलिस्ट का मामला आता है, जिस दिन फाइल होता है दूसरे दिन में लिस्ट का आइटम नंबर 1 हो जाता है। टिप्पणी तो होती रहेंगी, इसमें आलोचना होगी, बिल्कुल होगी, वो कोई बिल्कुल जाहिर सी बात है। मतलब कौन करिए पर, लेकिन ये मतलब आपकी राजनीति यही तो हो गई है ना, जनता से हटके आप एक तो पहले डालते हैं एफिडेविट की भगवान राम जो है काल्पनिक है, फिर आप कहते हैं कि आप ही के नेता जाकर कहते हैं प्लीज मैं राम जन्मभूमि के मुद्दे को मत सुनिए, चुनाव आ रहे हैं। फिर जब आ जाता, ये कभी नहीं बताया आपने 10 सालों में कि आप मंदिर चाहते थे या नहीं चाहते थे। मैं 50 डिबेट्स में बैठा हूं भाजपा, 1 मिनट भाई साहब, फिर बीच में टोक रहे आप। 50 डिबेट्स में मैं बैठा हूं आपके कांग्रेस के प्रवक्ताओं के साथ, और मैंने हमेशा पूछा बताइए ना आप मंदिर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, हाँ या ना, नहीं 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 नहीं, नहीं हर चीज कहकर, और फिर जब खत्म होते हैं हम उसका स्वागत करते हैं। आपका स्टैंड ही कुछ नहीं है। आप लोग यार राजनीति करने का पूरा अधिकार है और जरूर करिए इस प्रकार की राजनीति। इसलिए तो जनता के सामने आपकी जो हालत हो रही है वो जनता ही तो कर रही है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं। बटन पे तो वो उंगली दबाते हैं। नहीं, वो भी एक जाहिर सी बात है। हम आपको जो कहते हैं ना, बस आप तो सिर्फ मतलब रिलीजियस पोलराइजेशन ये वाली राजनीति करते ही बस आप पीछे ले गए और कुछ नहीं है। मतलब जय श्री राम के चलते अगर पेट्रोल की कीमत 100 से अगर कम होकर 60 रुपए हो जाए, अगर आपकी आस्था नहीं है मत कहिए ना जय श्री राम, मत कहिए। जय श्री राम, अल्लाह अकबर, ये सब कुछ कहने वाली पॉलिटिकल एरिना, इज दैट द राइट प्लेस टू से ऑल दिस थिंग? मैं आपसे यही सिर्फ ये सीधा सा सवाल कह रहा हूं।
राइट। मैं संजय दा मैं आता हूं, ऑफ टू मच ना, मैं जाता हूं डिबेट को ओपन करता हूं। संजय जी बहुत देर से बैठे हुए थे। संजय जी, अभी बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में एक रिपोर्ट करी है, पुलिस के ऊपर आरोप लगाया कि वो पक्ष लेती है, मतदाताओं को धमकाने का आरोप लगाया इलेक्शन कमीशन ने। ये तुरंत अभी खबर आ रही है जी। संजय शर्मा जी, बीजेपी ये सब काम तो कर ही रही है, पहले से ही कर रही है, और चुनाव आयोग भी बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपकी पुलिस धमका रही है। हाँ, बीजेपी तो ऐसा करेगी, और इलेक्शन कमीशन उन्हीं के हिसाब से काम कर भी रहे, हमें ऐसा लगता है। राज्य के जो डीजी को हटाया जाए, ये बहुत दुर्भाग्य, भाजपा के कहने आप इंस्टीट्यूशंस पे सवाल ये वास्तव में मैं सवाल उठाने की बात नहीं है, हमें डायरेक्ट लगता है बंगाल में जो इतने लंबे स्तर पर चुनाव करवाया जा रहा है, अन्य राज्यों की अपेक्षा बंगाल पर जो विशेष ध्यान ये किसके सलाह पर दिया जा रहा है? ये क्या निष्पक्ष होने के प्रमाण, निष्पक्ष होने की बात अपने आप को क्या दिखाना चाह रहे हैं, ये आप समझिए और दुनिया समझ रही है। मैं आज इस डिबेट में भाजपा और तमाम लोगों के साथ ये कहना चाहता हूं, आप लोग जितना जुल्म कर सकते हो चुनाव आयोग के माध्यम से, अन्य एजेंसियों के माध्यम से कर लेना। कई बाद में आपको ये अफसोस न रह जाए कि हमने इतना किया, ये कर लेते तो शायद हम जीत जाते। संजय शर्मा जी, इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल कि वो निष्पक्ष नहीं। सबको नलिन जी, हमें आघात लगा जी। राज्य में इतने चरणों में चुनाव कराए जाना, आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का डीजी को हटाया जाना, राज्य जितना जुर्म करना है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, हमें नहीं आप ये कह रहे हैं नहीं आपको ये लगता है कि जितना जुर्म करना है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से कर लीजिए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, हमें अपने हाथ धो लेने चाहिए प्रतीक जी, आपको भी। आपके सीबीआई और जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, आप सबका इस्तेमाल भरपूर कर लीजिए, जो आप करते आ रहे हैं, कोई चीज मन में मत रखिएगा। मैं इस डिबेट में प्रतीक जी देश की जनता को आपके माध्यम से जो कहना चाहता हूं, मैं इसका जवाब देना चाहूंगा कि बंगाल में जो हमारी मां माटी मानुष की सरकार है, यह सांप्रदायिक सद्भाव की सर्वोत्तम पराकाष्ठा को मानती है और उसका पालन करती है। नलिन जी, प्रतीक जी एक मिनट, मैंने पहले कभी डिस्टर्ब नहीं किया, मुझे 2 मिनट बोलने दिया जाए प्लीज। और मैं जो बात कहने जा रहा हूँ, हमने समाज के हर तबके को विकास से जोड़ा है। बंगाल में चारों ओर उन्नति है, व्यापक रूप से प्रगति हुई है। हमने राज्य के हर विभाग में उल्लेखनीय काम किया है। यदि आप धर्म की बात करोगे तो हमने धार्मिक स्थलों में इतना व्यापक उन्नयन किया है जो भाजपा वाले मुख्यमंत्री सोच नहीं सकते। यदि आप बंगाल के और ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात करोगे तो बंगाल आप देश के सर्वोत्तम राज्यों में है। इतना काम करने के बाद भी जब आप काम से आप नहीं सकते, आप सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के बाद भी आप नहीं सकते, तो बाकी आप हथकंडे जो बचे हैं वो सब अपना लीजिए। और हथकंडे अपना लीजिए इलेक्शन कमीशन के माध्यम से। आप जितना भी सीबीआई और ये जो सीबीआई नहीं संजय जी, आपका बयान जो है बहुत उस कैटेगरी में आता है जहां पे निश्चित तौर से ये सवाल उठता है। और मैं नलिन जी बिल्कुल आऊंगा, ममता मैं आऊंगा, लेकिन नलिन जी मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको बोलने का टाइम। मैं प्रतीक जी एक चीज स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इन इतने राज्यों में जो चुनाव है, सिर्फ बंगाल के चुनाव की प्रक्रिया इतनी लंबी अभी आपने बोला कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इतने अच्छे जो डीजी है उनके बारे में उनके जिसकी हत्या हुई है। जी मैं आ रहा हूं, नलिन जी मैं आता हूं आपके पास। नलिन जी की आवश्यकता है, ऑफ कोर्स एजेंसियों ने सेफेस्ट सिटी ऑफ संजय जी आपने अपनी बात कही। संजय जी मैंने बिल्कुल नहीं रोका क्योंकि यही गरिमा है डिबेट की कि बोलने का मौका पूरा मिलना चाहिए, बात पूरी कही जानी चाहिए और इसमें बीच में कहीं डिस्टर्ब। आपने अपनी मन की बात रखी, पूरी बात कही। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से जरूर वो बीच में बोल रहे थे, मैंने उन्हें रोका था। आपको प्रतीक जी एक मिनट, डिबेट इतने लंबे समय से चल रही है, बीजेपी के प्रवक्ता काफी देर से बोल ही रहे हैं और मैंने जैसे ही बोलना किया इनको थोड़ा सा मिर्ची क्यों लगती है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जवाब लेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में फिर हाजिर होता हूं, बने रहिए। तो बड़ी खबर आती हुई कि ममता बनर्जी ने कहा, उनके पैर में चोट लगी और उन्होंने कहा कि ये साजिश है और साजिश के तहत उनके ऊपर हमला हुआ है, ये उन्होंने आरोप लगाया है ऐसा।
और वो उन्हें आज नंदीग्राम में रुकना था, कल शिवरात्रि की उन्हें पूजा करनी थी। लेकिन इससे कुछ देर पहले बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन में ये शिकायत की थी कि पुलिस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मैं सीधे अपने डिबेट के पैनल में जहां पर लोग मौजूद हैं उनकी तरफ रुख करूंगा। कुछ बातें तृणमूल कांग्रेस ने कही थी, बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली जवाब देना चाह रहे थे, मैं ब्रेक पर चला गया था। जी नलिन जी, ये खबर सामने आई है, बड़ी खबर। पहले मैं हाँ बिल्कुल, मैं तीनों चीज़ें पे कहना चाहूँगा। आपने खबर भी बताई प्रतीक जी, और मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे मिर्ची नहीं लगी जैसे तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कहना चाहते थे। मुझे बिल्कुल मिर्ची नहीं लगी। मुझे बहुत दुख लगा कि कोई भी पार्टी, वो भी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर ऐसे बिना सोचे खुलेआम रूप से आरोप लगा रही है जैसे चुनाव आयोग बीजेपी की जेब में। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती भी है, हारते भी है, क्योंकि हमें लोकतंत्र में विश्वास है। और लोकतंत्र में हार जीत जो है तय होती है जब वोटर सही रूप से बिना भय के अपनी मर्जी अनुसार बटन दबाते हैं। और तृणमूल कांग्रेस अब इससे दिखता है गंभीर रूप से वो समझ रही है कि उसका जनमत खत्म हो गया है। क्योंकि आप याद करेंगे उस समय जब वहां पर स्थानीय चुनाव हुए थे पंचायत के, कैसे डिब्बे जो है पड़े हुए थे, बैलेट्स पड़े हुए थे तालाबों के अंदर में, सड़कों के ऊपर। अब क्योंकि चुनाव आयोग देख रहा है कि वहां चुनाव स्पष्ट होना चाहिए, बिना किसी दबाव के, कोई भी दल को फायदा नुकसान नहीं होना चाहिए, बिना भय के लोग वोट करें, तो इन्होंने चुनाव आयोग तक को घसीट दिया इसमें। और मैं मानता हूं प्रतीक जी, आपका चैनल भी अपना हाथ ऐसे वाक्यों से धो देता है, क्योंकि संवैधानिक प्रक्रिया में हम चुनाव आयोग की बिल्कुल इस तरह से हम चुनाव आयोग की और बिल्कुल आपने कहा, और मैं ये भी कहना चाहूंगा विश्व जो है भारत के चुनाव आयोग की प्रशंसा करता है। हर देश यहां बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव होते हैं और इतना बड़ा एक्सरसाइज अच्छा होता है। लेकिन अगर तृणमूल कांग्रेस को लग रहा है जनमत जा रहा है तो इस प्रकार की बात करें, उनका अधिकार है। हम अपना हाथ ऐसे बयानों से जरूर धोते हैं। ममता काले, देन मैं संजय दा आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। ममता काले का एक व्यू, फिर उसके बाद में आपके पास ममता काले। जी धन्यवाद प्रतीक जी। देखिए, जहां तक सारे हमारे इंस्टीट्यूशंस की इंसल्ट करने का सवाल है वो नलिन जी ने क्लियर कर दिया है। लेकिन मैं 2-3 बातें बोलना चाहती हूँ। पहली बात, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं भाई साहब, जिनको मुझे लगता है कि काफी तथ्यों की जानकारी नहीं है, वो कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है, पर माफ कीजिएगा, उनको ये भी नहीं पता कि उनकी पार्टी ने किस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति करी है। इस देश के अंदर पूरा माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी करा है। भाई साहब, आपको याद दिला दो शाबानो केस, एक ऐसा केस जिसमें एक महिला अपना अधिकार मांग रही थी, अपना हक मांग रही थी, और उस केस को अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण, कुछ मौलवीज के कारण ठंडे बस्ते में डाल करके उस माता के साथ, उस वृद्ध महिला के साथ कितना बड़ा धोखा किया। ये क्या आपको कुछ कम दिखता है? ये अपीजमेंट नहीं थी। एक महिला के अधिकारों के ऊपर आप लोगों को माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी दिखा, और मुस्लिम जो है केवल तुष्टीकरण के कारण वोट बैंक दिखा, और शाबानों के साथ इतना बड़ा आप लोगों ने धोखा किया। दूसरी बात, राम मंदिर की आप लोग बात करते आते हो, आप लोगों से ना कांग्रेसियों से शोभा नहीं देती है ये बात उनके मुंह से। पहली बात आप मुझे बताइए, आप चाहते तो इस मामले को कब का हल कर सकते थे? आफ्टर ऑल एक लैंड डिस्प्यूट का मामला था, लेकिन आप लोग तो बाबर के साथ जाकर के खड़े हो गए। आप लोगों ने तो कभी इस मामले को निपटाने की कोशिश नहीं करी, क्योंकि आप इस मामले को ममता संयम के साथ कभी नहीं था। ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट हमारे ग्रिप में कभी नहीं था। अरे भैया, अगर आप किसी के ग्रिप, नो, I won't allow this, but हमारी ग्रिप में नहीं था, इसका मतलब नहीं साहब, कौस्तुभ आप वकील हैं, मैं कौस्तुभ आप वकील हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, ये नहीं, हमारी ग्रिप में नहीं था, यानी आप ग्रिप में है, इसका मतलब ये निकला है। No, I won't allow। किसी भी इंस्टीट्यूशन पे मर्यादा होनी चाहिए, और ये आजकल का फैशन है, ये आजकल का फैशन बन गया है कि जिस पे जो मना है, जैसा मना है, टिप्पणी कर दीजिए। अभी क्या प्रतीक जी बोल रहे हैं ना? जी मैं ही बोल रहा हूँ, जी मैं बोलता हूँ तो समझ में आता है, मैं ही बोल रहा हूँ, जी मैं बोल रहा हूँ। आप सुन लीजिए, आप वो जैसे बातें कर रहे हैं कि हम अगर सुलझा सकते थे, ये तो मामला कोर्ट में था, तो हम यही कह रहे हैं कि ये तो सुप्रीम कोर्ट की राजनीतिक समझ की बात थी, राजनीतिक, और ये प्रयास हुए, क्या उस समय नहीं हुए? प्रयास हुए, नहीं हो पाया, नहीं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बातें हुई, कौस्तुभ आउट ऑफ कोर्ट की सेटलमेंट की बातें हुई, कांग्रेस के जमाने में, नरसिंह राव जमाने में एक प्लान भी था, तो वहां बातें हुई, मैं इस बात को जानता हूं,
इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं जानता हूं। पहले भी मैं आपको बोल चुका हूं, अभी भी मैं बोल रहा हूं कि आप जैसे ऐसे कांग्रेस तो सुलझा सकती थी, ऐसी वाली जब बातें आती है तो सुप्रीम कोर्ट तो हमारे गिरफ्त में, ये क्या कौन सी खराब बात है? हम तो यही कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आपकी समझ, आपकी राजनीतिक समझ और आपकी समझ को मैं प्रणाम करता हूं कौस्तुभ साहब, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और ये शायद आपको नहीं मालूम, अगर नहीं मालूम तो पार्टी के दफ्तर से पता करिए। अगर कौस्तुभ आपको नहीं मालूम तो पार्टी के ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन, ऑडियो डाउन। कौस्तुभ अगर आपको नहीं पता तो पार्टी के दफ्तर से पता करिए। एक नहीं, कम से कम 10 प्रयास होंगे जो कांग्रेस के जमाने में हुए, 10 प्रयास आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के, जो कि ममता कालिर बोल रही थी, मैं उसका जवाब दे रहा हूं, आपकी तरफ से जवाब दे रहा हूं। हुए प्रयास, नहीं निकला हल, नहीं हो पाया हल, लेकिन जब हल होना था तब हल हुआ। संजय जी आप कंक्लूडिंग अपनी बात कहिए। संजय शर्मा। प्रतीक जी धन्यवाद जी। हमने चुनाव आयोग के बारे में जो भी बात कही है, हमने स्पेसिफिक बातों पर जो हमारी प्रतिक्रिया वही दी है। लेकिन भाजपा कोहली साहब को प्रतीक जी आप याद दिलाइए, एक समय मुख्य चुनाव आयुक्त हुआ करते थे जेम्स माइकल लिंगडो, जेएम लिंगडो साहब, तब के गुजरात के मुख्यमंत्री, और आज के प्रधानमंत्री जी उनके बारे में क्या क्या कहते थे जब वो चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त थे। भाजपा अपनी बात को भूल जाती है और दूसरों को ब्लेम करने में बड़ी मास्टरी है इनको, लेकिन ये अपनी करनी भूल जाते हैं। और जिस दिन अपनी करनी नलिन जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, फिर बंद करें। नलिन क्लोज, जल्दी क्लोज करिए, नलिन क्लोज करिए। अब मैं माफी चाहूंगा दोनों से माफी चाहूंगा आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात, बने रहिए हमारे साथ।